आज व्यू 360 में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू पाबंदियों के दौरान दीनी फराइज की अदायगी पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबराह क़िबला अयाज से खुसूसी गुफ्तगू। क्या बाहर से खरीदा गया खाना कोरोना वायरस से पाक है? और मेडिकल टेक्नोलॉजी के शोबे में अमेरिका में कामयाबी हासिल करने वाले पाकिस्तानी जोड़े की कहानी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। अमेरिका भर में दफातर को बंद हुए अब दूसरा हफ्ता चल रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की बिल्डिंग में भी या तो सिक्योरिटी का अमला मौजूद है या सिर्फ उन लोगों को अब आने की इजाज़त है जिनका यहाँ पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है ताकि ब्रॉडकास्टिंग और मालूमात की तरसील का सिलसिला जारी रह सके। चीन ने कोरोना वायरस को इसी तरह मात दी है, करंतना, मुस्तकिल टेस्ट और लोगों के दरमियान फासले को यकीनी बना के। पाकिस्तान में भी अब इन इक़दामात पे मज़ीद सख्ती के साथ अमल किया जा रहा है, लेकिन कुछ हल्के तनकीद कर रहे हैं कि ये इक़दामात मज़हबी फ़राइज़ की अदायगी में रुकावट खड़ी कर रहे हैं। पाकिस्तान की इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह क़िबला अयाज ने वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फ़ुरक़ान से बात करते हुए कहा है कि मज़हबी फ़राइज़ की अदायगी ज़रूर कीजिए, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ। कोरोना वायरस से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है। उसमें सफाई का ख्याल, इज्तिमा से अपने आप को दूर रखना, और बिलखुसूस पर मुसलमानों में जुमा का दिन जो है उसमें बहुत बड़ा मजमा अवाम का होता है, तशरीफ़ लाते हैं मुक़्तदी नमाजी। उसमें हमारी तजवीज़ ये है कि सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि सुनते जो हैं वो घर में पढ़ लें, वज़ू भी घर में अदा करके मस्जिद में आया जाए। जो अइम्मा साहिबान हैं, खुतबा, उनसे ये गुजारिश है कि जो अरबी खुतबे से पहले मुकामी ज़बान में या उर्दू में तकरीर है वो ना करें। खुतबा जो है अरबी ज़बान में भी वो भी मुख्तसर से मुख्तसर रखें, नमाज को भी मुख्तसर कर दें। फिर आम तौर पे हमारे यहाँ ये हाथ मिलाने का, गले मिलाने का, मुसाफ़हा मुआना का ये एक रिवायत है जो कि एक मुस्तहब अमल है। उसमें भी हमने ये तजवीज़ दी है कि इससे एहतराज़ किया जाए कोरोना की इस मौजूदा सूरत हाल में, और अस्सलाम वालेकुम कहने पर इत्तिफ़ाक़ किया जाए। कुछ हल्के ऐसे हैं जो कि इसके ऊपर एतराज़ भी कर रहे हैं और उन्होंने अपना जो प्रोग्राम है वो भी जारी रखे हुए हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल तो एक आइनी इदारा है और हमारा काम ये है कि हम मुआवनत करें इस किस्म के उमूर में और मामलात में, और माशरे की बेहतरी के लिए तजावीज़ और आरा पेश करें। तो नफास की ज़िम्मेदारी बहरहाल रियासत की है, लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं कि जो इस मुश्किल सूरत हाल में जो कौम जिससे दरपेश है, बल्कि पूरी दुनिया दरपेश है, पूरी इंसानियत जो है उसका सामना कर रही है, उसमें इस किस्म के ख़तरात के सामने लोगों को रखना और एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने की तलक़ीन करना, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादती कर रहे हैं। कुछ जो मजहबी तबके हैं वो हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि खौफ व खरास की कैफियत जो है वो ज़्यादा फैला दी गई है इस कोरोना के तनाजुर में, और ये भी बयानात हमने देखे हैं अखबारात में लगे हुए कि इतनी सूरत हाल को ना बढ़ा दिया जाए कि लोग जनाजे तर्क कर दें। मेरा मैलान तो इस तरफ है कि जो ऐसे आमाल हैं कि जिनकी कोई फ़र्ज़ियत या वजूब नहीं है, उसमें तो यकीनन इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर एहतियाती तदाबीर हैं, हम कोई दुनिया से अलग नहीं हैं, हम कोई जजीरा नहीं है, तो उनके मुताबिक चलना चाहिए। अब जनाजा जो है ज़ाहिर है कि ये तो फ़र्ज़ किफ़ाया है, तो कुछ लोग भी अदा करें, कम तादाद में अदा करें, और फिर आजकल जो सोशल मीडिया है उसके ज़रिए आप गम का इज़हार कर सकते हैं, दुख का इज़हार कर सकते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क के माशी हालात को देखते हुए मुकम्मल लॉकडाउन ना करने का फ़ैसला जो किया है उस पर हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जानिब से तो उन्हें तनक़ीद का सामना है ही। मुबस्सिरीन का ये कहना है कि सूबाई हुकूमतों और वफाक की जानिब से जब लोगों को मुख्तलिफ पैगाम मिलेगा तो उससे गैर यकीनी की कैफियत मज़ीद बढ़ेगी। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सड़कों पर वीरानी छाई हुई है। शहर में बेशतर सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार मजदूरों को वहाँ भी काम नहीं मिल रहा। वॉइस ऑफ अमेरिका ने कुछ कारीगरों से बात की तो उन्होंने परेशानी का ही इजहार किया।
ایک آدمی اپنا پیٹ پال لیتا ہے، لنگر میں کھاتا ہے، پناہ میں سو جاتا ہے، تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہم لوگ تو مزدوری کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے یہاں آتے ہیں، روزگار کے لیے آتے ہیں، روزگار بالکل بھی نہیں ہے نا، کام بالکل آج کل ہے نہیں. ابھی تب کرونا وائرس آیا، سوچے کام ہمارا تقریباً 5-4 دن ہو گیا، ابھی ادھر فضول بیٹھے، مہنگائی بھی ہو گیا، ابھی ہمارا کام چلتے نہیں، فضول ادھر بیٹھا ہوا ہے. امریکہ کے کئی بڑے شہروں میں ان دنوں ریسٹورینٹس کے اندر بیٹھ کے کھانا کھانے پہ پابندی ہے تاکہ کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے، لوگوں کے درمیان فاصلہ یقینی بنا کے. لیکن کیری آؤٹ یا ٹیک اوے آرڈرز کی اجازت ابھی بھی ہے. بہرحال اب لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ کیا کرونا وائرس کی وبا کے دوران باہر سے کھانا لے کے کھانا صحت کے لیے محفوظ ہے، اور خاص طور پہ ایسا کھانا جس کے اجزاء کہیں باہر سے آئے ہوں. تو اسی کا جواب جاننے کی کوشش کی ہے نخبت ملک نے. واشنگٹن ڈی سی میں واقع اس ریسٹورینٹ کا کچن کام کر رہا ہے اور کچھ عملہ بھی، لیکن کسٹمرز کو یہاں بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت اب نہیں ہے. بزنس پہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے. ابھی ہماری جو سیل ہے وہ صرف 200 پہ آ گئی ہے. جو پہلے ہماری 2000 پہ سیل تھی وہ آج کل 200-100 پہ آ گئی ہے. امریکہ کی نیشنل ریسٹورانٹس ایسوسی ایشن نے ملک میں کھانے کی تمام جگہوں پر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک خصوصی گائیڈ لائن ایشو کی ہے، جس کے مطابق ریسٹورانٹس کے اندر میز پر لوگوں کا جمع ہونا، بارز پر بیٹھنا اور یہاں تک کہ نائٹ کلبز میں جانا بھی روک دیا گیا ہے. ریسٹورانٹس پر ایسی پابندیاں امریکہ میں کئی ریاستوں میں لگائی گئی ہیں. میں زیادہ تر کھانا باہر نہیں کھاتا، لیکن میں کافی شاپ میں بیٹھ کر اپنا کام کرنا پسند کرتا ہوں، لیکن اب ایسا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں. کچھ لوگ کرونا وائرس کے ڈر سے بھی ریسٹورانٹ نہیں جانا چاہتے. میں تو ریسٹورانٹس نہیں جاؤں گا، چاہے وہ کھلے رہیں یا پھر ڈسکاؤنٹ دیں، میں نہیں جانا چاہوں گا. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ مسئلہ ریسٹورانٹس اور کافی شاپ میں ملنے والے کھانے میں نہیں، بلکہ لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے میں ہے، جس سے کرونا وائرس بآسانی پھیل سکتا ہے. اس کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف لوگوں کو ایک جگہ جمع نہ ہونے دینا ہے، کیونکہ کئی افراد جب ان جگہوں پر جائیں گے اور ان میں اس بیماری کی علامات ہوں گی تو وہ ہوا میں موجود بخارات کے ذریعے اس وائرس کو پھیلا سکتے ہیں. دوسرا خطرہ ان مینیوز اور دیگر اشیاء کا ہے جو وہاں موجود ہیں، جیسے کیچپ کی بوتل یا کالی مرچ اور نمک کے کنٹینرز وغیرہ. اس لیے ان زیادہ استعمال ہونے والی چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا اور ریسٹورانٹس میں میز پر کھانا کھانے کی بندش دراصل سرکاری حکام کی جانب سے انتہائی ذمہ دارانہ اقدام ہے. امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے مطابق ملک میں خوراک کی انسپیکشن کے کام میں کمی کر دی گئی ہے. تاہم ماہرین کی نظر میں حکومت کا یہ اقدام خوراک میں کرونا وائرس کے رسک میں اضافہ نہیں کرتا، کیونکہ آگ کی تپش خوراک میں موجود کسی بھی وائرس یا جرثومے کو ہلاک کر دیتی ہے. نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ. facebook.com/urdu کا پیج آپ کے لیے ہر وقت حاضر رہتا ہے. اس کے علاوہ ٹویٹر پہ آپ ہمیں @VOA Urdu کے ہینڈل پہ فالو کر سکتے ہیں. اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے دھوئیں. کھانا کھانے سے پہلے، ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد، کسی بھی ایسی چیز کو ہاتھ لگانے کے بعد جسے بہت سے لوگ چھوتے ہیں، جیسے کسی پبلک بس کی سیٹ. ہاتھوں کو اچھی طرح 20 سیکنڈز تک مل کر دھوئیے. اگر آپ ہاتھ دھو نہیں سکتے تو ہینڈ سینیٹائزرز استعمال کیجیے. یہ اقدامات نہ صرف کرونا وائرس بلکہ نزلے، زکام اور دوسرے کئی وائرسز سے بھی آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. بیماری کوئی بھی ہو، علاج کرتے ہوئے ڈاکٹرز مریض کی میڈیکل ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہیں. امریکہ میں تقریباً 5 سال پہلے ایک پاکستانی جوڑے نے کلاؤڈ میڈکس کے نام سے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی جو کہ مریضوں اور ڈاکٹرز کی میڈیکل ہسٹری تک رسائی آسان بناتی ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ تشخیص کا عمل پھر مزید تیز ہو سکے، اور یہ آج کل تو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے کیونکہ ہاسپٹلس پہ اب کرونا وائرس کے مریضوں کا لوڈ بھی بڑھ رہا ہے. تو امریکہ میں ایک پاکستانی جوڑے نے میڈیکل ٹیکنالوجی کے شعبے میں کس طرح اپنی جگہ بنائی، اس کی کہانی جانتے ہیں انہی کی زبانی. میرا نام ہے سحر ارشد اور میں ایک اسٹارٹ اپ کی کو فاؤنڈر اور چیف آپریٹنگ آفیسر ہوں. میرا نام تاشفین سلیمان ہے اور میں کلاؤڈ میڈکس کا CEO اور کو فاؤنڈر ہوں. میں نے فاسٹ اسلام آباد سے
कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट किया था। जी, मैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस से मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा। फिर उसके बाद मुझे माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी मिली और वहाँ मैंने 6.5 साल गुजारे। उसके बाद मैंने एक कंपनी स्टार्ट की 2015 में। मोस्टली मेरा सारा जो करियर है 15 साल का, वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में गुजरा है, जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और हेल्थ केयर कंपनीज में काम किया था। हमने अपनी सारी लाइफ सेविंग कंपनी में डाल दी और हम थोड़े फॉर्चुनेट थे कि कंपनी के स्टार्ट होते ही हमें एक कस्टमर मिल गया। अपना पैसा प्लस कस्टमर के अर्ली रेवेन्यू को लेके हम फिर इन्वेस्टर्स के पास गए और फिर वहाँ से फिर हम वाई कॉम्बिनेटर, एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल स्टार्टअप इंक्यूबेटर है, उसमें गए एंड देन वी रेज कैपिटल। क्लाउडमेडिक्स जो है बेसिकली अब टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर देता है हॉस्पिटल्स को और इंश्योरेंस कंपनीज को। तो हम क्या करते हैं कि हम आपका पर्सनल डेटा को एनालाइज करते हैं सिक्योर तरीके से एंड देन वी टेल यू कि टॉप 5 रीजंस क्या हो सकते हैं जो कि पर्सनलाइज टू यू होंगे एंड दैट गिव्स यू अ स्मार्टर एनालिसिस कंपेयर टू लेट्स से गूगल और सम अदर टूल। क्लाउडमेडिक्स ये करती है कि सारा डेटा लेके उसके ऊपर एल्गोस बनाती है जिससे प्रिडिक्ट कर सकें कि ये वाला हाई रिस्क पेशेंट है और इसके लिए ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको करना चाहिए। तो ये फिजिशियन फेसिंग है कि फिजिशियन इसको इस्तेमाल करता है। जी, हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए जिसमें हम आपकी डिजीज़ जर्नी को प्रिडिक्ट करते हैं और दूसरा कंज्यूमर्स के लिए जिसमें वही चीज़ आसान अल्फाज में हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड द गोल इज़ के फिजिशियंस आपको रीच आउट कर सकें और पेशेंट्स फिजिशियंस को रीच आउट कर सकें। तो एक मार्केट प्लेस बन जाए जिसमें लोग आसानी से अपने मर्ज़ को डिस्कस कर सकें। अमेरिका में तो हमारे पास पार्टनरशिप्स हैं जो कि इंश्योरेंस प्लान्स वगैरह के साथ हैं जिनके थ्रू हम डायरेक्टली सारी इंफॉर्मेशन उन पेशेंट्स की ले लेते हैं। एक आम पेशेंट भी अपनी इंफॉर्मेशन पुल कर सकता है सेलेक्ट हॉस्पिटल से अमेरिका में। जो अमेरिका से बाहर हैं वो अपने रिकॉर्ड्स अपलोड कर सकते हैं। आप पिक्चर खींच के अपलोड कर लें, स्कैन करके अपलोड कर लें तो वो उधर आप सेव कर सकते हैं। हेल्थ केयर में काफ़ी लंबा टाइम लगता है कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होने में, तो हमारी अडॉप्शन इज़ मच फास्टर एंड देन सम ऑफ द कंपेटिटर्स आउट देयर। और हेल्थ केयर में जो हमने यूज़ केसेस पकड़े हैं वो काफ़ी रैपिडली प्रूव आउट हो चुके हैं और उनको एक्सपैंड करने में अब काफ़ी आसानी हो रही है। कुछ जो सबसे बड़े हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं जिसमें है UCSF है, डिग्निटी हेल्थ है और ये हेल्थ सिस्टम्स लार्ज एंटरप्राइजेज हैं जिससे कि उनके मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं। हमने जो अभी तक सक्सेसेस किए हैं उसका बस अब द नेक्स्ट स्टेज इसके उसको हम एडिशनल ग्रो करें। अभी हम पार्टनरशिप्स एंड ग्रोथ पे सारा फोकस है कि किस तरह से बिलियंस ऑफ पीपल के हाथ में ये टूल लेके जाएं। कुछ हम डायरेक्टली करेंगे, कुछ हम अपने पार्टनर्स के थ्रू करेंगे। पाकिस्तान में 1-2 हॉस्पिटल्स हमारी बातचीत चल रही है, उसको हम आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो इंशाल्लाह वेरी सून विल लॉन्च समथिंग इन पाकिस्तान। चलें इधर आ जाए, इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू में प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। वाशिंगटन डीसी में इन दिनों चेरी ब्लॉसम्स खिले हुए हैं और हुकूमत की कोशिश यही है कि ज़्यादा लोग इन्हें देखने के लिए जमा ना हो और इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका निकाला गया है और वो ये है कि एक बुलंद मकाम पे कैमरा लगाया गया है। डीसी ब्लूम कैम का उसे नाम दिया गया है और उससे इंटरनेट के ज़रिए दुनिया में कहीं भी बैठे लोग चेरी ब्लॉसम के फूलों को खिलता देख सकते हैं।
लेकिन जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी कोशिश है कि वो एक दूसरे से कुछ फासला रखें, और उनमें से एक शख्स ने यह काम बड़े दिलचस्प तरीके से किया। उसने अपने इर्द गिर्द PVC पाइप्स लगा के सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल किया। ये CDC हुकूमत की तजवीज़ करदा 6 फुट के फासले के बराबर है। मैंने सोचा कि मैं PVC पाइप इकट्ठे करूं और सोशल डिस्टेंसिंग की तजवीज़ पर अमल करूं। वाशिंगटन DC की हुकूमत दरख्वास्त कर रही है कि कम से कम लोग फूलों को देखने आएं, और जो आ रहे हैं उनके लिए एहतियाती तदाबीर पर मबनी नोटिस भी लगाए गए हैं। There's more people down here than I thought there would be. मैं हर साल अपनी फैमिली को यहाँ लाती हूँ। हम पिछले 10 साल से यहाँ आ रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि वायरस की वजह से यहाँ इतने लोग मौजूद होंगे, लेकिन मामूल के लिहाज से इतने ज्यादा नहीं हैं। मैं लोगों में रोशन मिजाजी देख रहा हूँ। लोग सफाई का ख्याल कर रहे हैं और एक दूसरे का एहतराम कर रहे हैं। कोई भी वो फर्द नहीं बनना चाहता जो वायरस का शिकार हो जाए और उसे आगे फैलाने का सबब बने। और अब कुछ बहुत ही अलग। फाख्ता एक ऐसा परिंदा है जो दुनिया भर में ही अमन की अलामत समझा जाता है। हम आपके लिए लेके आए हैं 22 फुट लंबी और 13 फुट ऊंची फाख्ता, जो पहियों पर चलते हुए पाकिस्तान के गली कूचों में जाती है और अमन और मोहब्बत का पैगाम फैलाती है। पिछले चंद सालों में हमारे मुल्क के अंदर चंद एक शरपसंद अनासिर ने हमारे कौम का और हमारे मुल्क का चेहरा मसख करने की कोशिश की। दुनिया को पता चले कि हम पुरअमन लोग हैं। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल जट है और मेरा ताल्लुक शोरपुर शहर ज़िला जंग से है। ये जो आपके सामने सिंबल है, इसको फाख्ता कहते हैं और इसको दुनिया में अमन की अलामत माना जाता है। इसकी लंबाई 22 फुट 3 इंच है, हाइट इसकी 13 फुट है और चौड़ाई इसकी 6.25 फुट है। तो इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है और ये फाइबर ग्लास की बनी है। इसको बनाने के ऊपर मेरा 6 माह का टाइम लगा था और तकरीबन 10 लाख रुपए उस वक्त लागत आई थी। 17 नवंबर 2018 को पैगाम अमन के नाम से एक सफ़र का आगाज़ किया था और उसमें मेरी बीवी और मेरे बच्चे भी साथ शामिल थे और मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल किया था और वो मेरा सफ़र 3 माह में मुकम्मल हुआ और मैं उन इलाकों में गया जिसको लोग कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदअमनी है, ये इलाका गैर है, ये वाना है, यहाँ पे दहशतगर्द हैं। तो हमने उन इलाकों में जाके रातें गुजारी ताकि दुनिया को पता चले, लोगों का खौफ ख़त्म हो। इस्लामाबाद से बरास्ता मरी, कोहाला, मुजफ्फराबाद पहुँचा और मुजफ्फराबाद से फिर मैं गया हटियाँ बाला, चिनारी, चिकोटी, LOC तक गया हूँ। ये एक हमारा खामोश मैसेज था ताकि जिन लोगों से हमारी बात ना भी हो उन तक भी हमारा मैसेज चला जाए और नई नस्ल के दिमाग में अमन की बात नक्श हो जाए। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में पिछले कई सालों से इंतहा पसंद तंजीम बोको हराम सरगर्म है और हुकूमत पर तनकीद भी की जाती है कि वो अब तक इसका मुकम्मल खात्मा करने में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन बहरहाल कुछ कामयाबियां हुकूमत को ज़रूर हासिल हुई हैं और उसकी एक मिसाल है रियासत किब्बी में सालाना मछली पकड़ने का मेला, जो कि अब दोबारा वापस आया है 10 सालों के बाद। हुकाम का कहना है कि इसकी वजह यही है कि इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल अब बेहतर हुई है। ये मेला कैसा होता है, कितनी रौनक लगती है इसके मौके पे, आइए देखते हैं। रियासत कैबी में हजारों अफराद इस मेले की इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। मकबूलियात, सकाफती और माहीगीरी से मुतालिक सरगर्मियों पर मुश्तमिल ये मेला एक अशरे से जायद मुद्दत के बाद इस महीने शुरू हुआ। बोको हराम की जानिब से लाहक खतरात की वजह से इस मेले को बंद कर दिया गया था। मेले के मुंतजमीन का कहना है कि इससे दहशतगर्द ग्रुप के खिलाफ होने वाली पेशरफ्त का इशारा मिलता है। 10 या 11 बरस पहले ये मेला हुआ था। इस साल इसके दोबारा इनेकाद की तैयारी करते हुए मैं बहुत पुरजोश हूँ, क्योंकि ये इस बात की याद दहानी भी होगी कि ये मेला क्यों मुनक़िद किया जाता है। नाइजीरिया में होने वाले मेलों में ये सबसे पुराना है जिसमें मुल्क भर से लोग शिरकत करते हैं। कैबी के बाशिंदों और इसके हमसायों के दरमियान सदियों से जारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के इख्तिताम का जश्न मनाने के लिए सन 1934 में इस मेले का आगाज हुआ था। इसके अलावा इसका मकसद माहीगीरी को फरोग देना था, जो कि इस इलाके के ज्यादातर लोगों का जरिया मुआश है। अशरों बाद इसकी मकबूलियत इस कदर बढ़ी कि न सिर्फ नाइजीरिया से बल्कि हमसाया ममालिक कैमरून, नीजर और बेनीन से भी हजारों लोग इसमें शरीक होते थे। हम यहाँ अमन व अमान को मुस्तहकम करने और इस मेले की बहाली पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। हम पूरी तनदेही से हुकूमत की मदद करेंगे। ये मेला अब लगता रहेगा। मेले में खेलों का इनेकाद भी होता है, जिनमें से एक का इनाम $27,000 है। ये उसे मिलता है जो सबसे बड़ी मछली पकड़ता है। इस साल के फाते ने 78 किलो वजनी मछली पकड़ी। रियासत कैबी के चंद बाशिंदे पहली बार इस मेले में शिरकत कर रहे हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि ये पहले भी मुनक्किद होता रहा है। मैं गुज़िश्ता 5 साल से कैबी में मुकीम हूँ, लेकिन मैंने ये मेला नहीं देखा। सो ये मेरे लिए मौका है कि मैं यहाँ बनफ़से नफीस आऊँ
اور اس کو دیکھوں. یہ خاصا دلچسپ ہے. سیکیورٹی سے متعلق خطرات نہ ہونے کے باعث شرکاء کو امید ہے کہ یہ میلہ پھر بھی منعقد ہوتا رہے گا. ٹیموتھی اوبیزو کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. آپ نے شاید نوٹ کیا ہو، روایتی میلے ہوں یا پھر ماڈرن کانسرٹس، خواتین گاتے ہوئے تو نظر آتی ہیں لیکن ساز بجاتے ہوئے بہت ہی کم خواتین کو ہم نے دیکھا ہے. عام طور پہ ستار ہو، گٹار یا طبلہ مردوں کے ہاتھ میں ہی نظر آتا ہے. میکسیکن امریکن گٹارسٹ فیبی رائنا اسے بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ خود ایک گٹارسٹ ہیں. سال بھر میں 3 مرتبہ ایک ایسا شمارہ بھی شائع کرتی ہیں جو خاص طور پہ گٹار بجانے والی خواتین کے لیے ہے، کیونکہ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ لڑکیاں بھی گٹار بجاتی ہیں. فابی رینا دنیا بھر کی سٹیجز پر پرفارم کرتی ہیں، میوزیکل فیسٹیول کا اہتمام کرتی ہیں، اور وہ شی شریڈز میگزین کی بانی اور چیف ایڈیٹر بھی ہیں. میرا مقصد ہمیشہ یہ یقینی بنانا ہے کہ ہم ان لوگوں کی خدمت کریں جو مستحق ہیں. تاریخ میں بہت سی خواتین گٹارسٹ ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور سچ پوچھیں تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کون تاریخ رقم کر رہا ہے، کون کتابیں لکھ رہا ہے، ایگزیکٹو عہدوں پر کون ہیں، اور یہ بیشتر 90% سے زیادہ سفید فام مرد ہیں، خاص طور پر امریکہ میں. لیکن خود رینا کا کہنا ہے کہ انہیں یہ سمجھنے میں کافی وقت لگا. وہ میکسیکو میں پیدا ہوئی اور ٹیکساس میں پلی بڑھی. اب رینا پورٹلینڈ اوریگون میں رہتی ہیں. وہ بچپن سے ہی گٹار بجاتی تھی، لیکن ایک نوجوان موسیقار کی حیثیت سے پرفارم نہیں کیا. میں ایک ایسے وقت میں بڑی ہوئی جب میری عمر کے لڑکے جن کی عمر 10 یا 11 برس تھی میرے پاس آتے اور کہتے آپ کو معلوم ہے لڑکیاں گٹار نہیں بجاتی، اور یہ معمول تھا، یہ ایک عام بات تھی کیونکہ ٹیچرز بھی یہی سکھاتے تھے. 18 سال کی عمر میں انہوں نے کالج نہ جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے بینڈ کے ساتھ ملک بھر میں میوزیکل ٹور کیا. 1 سال تک مختلف کانسرٹس کے بعد انہوں نے خواتین گٹارسٹ کے لیے مخصوص ایک میگزین شائع کرنے کا سوچا. شی شریڈز کے پہلے شمارے کو مارکیٹ میں آنے میں 3 سال لگے. رینا 7 سال سے میگزین شائع کر رہی ہیں، سال میں 3 شمارے. لیکن ان کا کہنا ہے کہ گٹار بجا کر انہیں بے انتہا اطمینان حاصل ہوتا ہے. مجھے کسی چیز پر اتنا فخر نہیں ہوتا جتنا گٹارسٹ کی حیثیت سے اپنے آپ کو چیلنج کرنے میں محسوس ہوتا ہے، اور جب میں اپنے گٹار اور میوزک کے ذریعے کچھ انجام دیتی ہوں. رینا موسیقی اور گٹار انڈسٹری میں خواتین کے مستقبل کے بارے میں پر امید ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وقت بدل رہا ہے اور خواتین اپنے گٹار اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنے ہنر کو ظاہر کریں گی. کرینا فیبرجین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. وائس آف امریکہ کا دفتر تو خالی ہے ہی، مجھے بھی اب یہاں سے نکلنا ہوگا. ویو 360 ہوتا ہے ختم، لیکن ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آج کل آپ کو ہمارا شو کیسا لگ رہا ہے، کیونکہ ہم کچھ مشکل حالات میں آپ کے لیے پروگرام لے کے آ رہے ہیں. تو facebook.com/VO اردو کے پیج پہ آئیے اور کامنٹس میں ہمیں اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے. اسی پیج پہ آپ کو دنیا بھر سے بہت سی نئی خبریں بھی ملیں گی، بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور لائیو انٹرویوز بھی ہم آپ کے لیے اسی پیج پہ لے کے آتے ہیں. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی آپ @UrduVO کو فالو کر سکتے ہیں. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.